15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन जाते जाते अंग्रेज एक ऐसी आग सुलगा गए जिसकी तपिश आज भी महसूस होती है। उस समय जहां देश का एक हिस्सा आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरा हिस्सा बंटवारे के दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि आजादी से ठीक एक दिन पहले पूरा देश दो टुकड़ों में बांट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 14 अगस्त 1947 की वह रात लाखों लोगों के लिए भयावह साबित होगी। लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारे के बाद भड़के दंगों में अनगिनत मासूम लोगों की जान चली गई। यही कारण है कि उस काली रात की याद आज भी लोगों को सिहरने पर मजबूर कर देती है। आज हम आपको इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक यानी भारत का विभाजन से जुड़ी एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक गलत निर्णय किसी एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन यहाँ तो बात 33 करोड़ लोगों की थी। सोचिए उन पर क्या बीती होगी जब आधी रात को यह ऐलान हुआ कि अब यह देश दो हिस्सों में बंट चुका है। मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान और हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत घोषित कर दिया गया। अचानक लोगों को अपने धर्म के आधार पर यह तय करना पड़ा कि वे किस देश में रहेंगे। बताया जाता है कि इस फैसले के कारण 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को अपना वतन छोड़कर जाना पड़ा। वहीं आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान। लेकिन दोस्तों, यह निर्णय केवल दो देशों के बीच खींची गई एक सरहद भर नहीं था, बल्कि इसने इंसानी जज्बातों, रिश्तों और भरोसे को भी चकनाचूर कर दिया था। अफसोस की बात यह रही कि इस दर्द की किसी ने परवाह नहीं की। आजादी से कुछ दिन पहले तक जो लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, वही लोग आजादी के बाद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों को अपने घरों से उजड़ना पड़ा। बंटवारे के तुरंत बाद लगभग 72 लाख 26 हजार मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए, जबकि 72 लाख 49 हजार हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आ गए। सोचिए, सिर्फ 60 दिनों के भीतर जिन लोगों ने एक जगह पूरी जिंदगी बिताई थी, उन्हें अपना घर, खेत, दुकान और सारी जमा पूंजी छोड़कर अनजान सफर पर निकलना पड़ा। कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहा था तो कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौट रहा था। भारत का विभाजन के दौरान कई इलाकों में भयानक दंगे भड़क उठे। अनुमान है कि इन हिंसक घटनाओं में 10 लाख से लेकर 15 लाख तक लोगों की जान चली गई। वहीं लगभग 75,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अपहरण जैसी दर्दनाक घटनाएं सामने आईं। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन वह मंजिल तक किसी जीवित यात्री को नहीं पहुंचा सकी। ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई हिंदुओं और सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस समय पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था। इसी दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना हुई, जिसमें सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार शामिल थे। दिल्ली से यह ट्रेन सुरक्षित रवाना तो हो गई, लेकिन जैसे ही वह पटियाला स्टेशन के पास पहुंची, उस पर हमला कर दिया गया। इस हमले में एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई। जब इस घटना की खबर कराची और लाहौर पहुंची, तो बदले की भावना ने और भी विकराल रूप ले लिया। इसके जवाब में अमृतसर की ओर जाने वाली एक ट्रेन को निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि जब वह ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची, तो उसमें एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं था। चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। यह भयावह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि बंटवारे का फैसला कितना विनाशकारी साबित हुआ। एक ट्रेन की अंतिम बोगी पर एक दिल दहला देने वाला संदेश भी लिखा मिला, पटेल और नेहरू को आजादी का यह तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों ओर से आने जाने वाली ट्रेनों में इंसानों की जगह केवल लाशें ही पहुंचने लगीं। जो ट्रेनें कभी लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती थीं, वही अब चलती फिरती कब्रगाह बन गई थीं। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान का यह बंटवारा इतिहास के सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। इसके पन्नों को पलटते ही रूह कांप उठती है और आंखें नम हो जाती हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस विभाजन की नींव काफी पहले ही पड़ चुकी थी। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मंजूरी मिल चुकी थी, जिसने आगे आने वाली इस त्रासदी की दिशा तय कर। इसके साथ ही अंग्रेजों ने यह तय कर लिया था कि भारत को दो हिस्सों में बांटकर ही वे यहाँ से जाएंगे। इस काम के लिए उन्होंने सर सिरिल रेडक्लिफ को चुना, एक ऐसे वकील जो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति, समाज और हालात के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं थी। वे सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचने आए थे, बिना यह समझे कि उस लकीर के कारण कितनी जिंदगियां उजड़ जाएंगी। दरअसल
अंग्रेज लंबे समय से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए हुए थे। इसी रणनीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दी गई। इसके प्रमुख नेताओं में मोहम्मद अली जिन्ना सबसे आगे थे। जिन्ना की मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो जहां वे अपने हिसाब से रह सकें। हालांकि पाकिस्तान का विचार शुरू में इतना मजबूत नहीं था, लेकिन समय के साथ यह मांग तेज होती गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी समिति ने सिफारिश की कि केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों को 33% सीटें दी जाएं। कांग्रेस ने भले ही इन सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसका राजनीतिक असर जरूर पड़ा। इसी के आधार पर 1940 के आसपास जिन्ना मुसलमानों के मुख्य प्रवक्ता बनकर उभरे और उनकी मांगों को जोर शोर से रखने लगे। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थीं। ऐसे में उन्होंने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को और मजबूती से उठाया, जहां वे अपनी राजनीतिक भूमिका निभा सकें। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में भारत जैसे विशाल उपनिवेश को बनाए रखना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। भारत में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने जल्दी से जल्दी सत्ता छोड़ने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने भारत को आजादी तो दे दी, लेकिन जाते जाते बंटवारे की आग भी भड़का दी। इस प्रक्रिया में एक नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों को आजादी लगभग एक ही समय मिली, फिर भी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त को। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का अंतिम निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। हालांकि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया था, लेकिन इसे लागू करना बेहद जटिल था। इसके लिए कई अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनमें वल्लभ भाई पटेल और चौधरी मोहम्मद अली जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। इनके अधीन कई अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों से रिपोर्ट तैयार करते थे, जिनके आधार पर विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इस पूरे घटनाक्रम की निगरानी लॉर्ड माउंटबेटन कर रहे थे, जो उस समय भारत के अंतिम वायसराय थे। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि बंटवारे के दौरान केवल जमीन या संपत्ति ही नहीं, बल्कि दफ्तरों की फाइलें, मेज कुर्सियां, टाइपराइटर और यहाँ तक कि पेंसिल तक का बंटवारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार की संपत्तियों को भी दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन इसे लेकर काफी विवाद हुआ। शुरुआत में भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी थी, जबकि 55 करोड़ रुपए देना बाकी था। लेकिन तभी पाकिस्तान की ओर से कश्मीर पर हमला हुआ, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार ने बाकी 55 करोड़ रुपए रोक लिए और कहा कि पहले कश्मीर मुद्दे का समाधान होना चाहिए, ताकि इस धन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो। हालांकि महात्मा गांधी इस फैसले से सहमत नहीं थे और उन्होंने इसे लेकर अपनी अलग राय रखी। उनका मानना था कि ऐसा कदम दोनों देशों के रिश्तों को और बिगाड़ सकता है और आजादी के तुरंत बाद शुरू होने वाला संबंध खराब दिशा में जा सकता है। महात्मा गांधी ने सरकार से आग्रह किया कि पाकिस्तान को उसकी बकाया राशि दे दी जाए। इतना ही नहीं, इस मांग को पूरा कराने के लिए उन्होंने अनशन तक शुरू कर दिया था। विशेषज्ञों के अनुसार संपत्ति के बंटवारे में पाकिस्तान को कुल अचल संपत्ति का लगभग 17.5% हिस्सा मिला, जबकि भारत के हिस्से में 82.5% आया। इस हिस्सेदारी में नकदी, सिक्के, राजस्व स्रोत, स्वर्ण भंडार और भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्तियां शामिल थीं। अगर चल संपत्ति की बात करें तो वहां भी लगभग 80 और 20 के अनुपात में बंटवारा किया गया। भारत को 80% हिस्सा मिला, जबकि पाकिस्तान को 20%। इन संपत्तियों में सरकारी दफ्तरों की मेज कुर्सियां, स्टेशनरी, यहाँ तक कि बिजली के उपकरण और ब्लॉटिंग पेपर जैसी छोटी छोटी चीजें भी शामिल थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी पुस्तकालयों में रखी किताबों तक को भी दोनों देशों के बीच बांट दिया गया था। इसी तरह रेलवे और सड़कों से जुड़ी संपत्तियों का बंटवारा भी उनके भौगोलिक उपयोग और हिस्सेदारी के आधार पर किया गया। कुल मिलाकर भारत का विभाजन का यह फैसला एक खुशहाल और एकजुट समाज के बीच ऐसी दरारें छोड़ गया जिनके असर आज भी महसूस किए जा सकते हैं। उस समय बोए गए नफरत के बीज कई पीढ़ियों तक असर डालते रहे और आज भी कहीं न कहीं उसकी छाया दिखाई देती है। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी नई या दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर लें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।